अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, वी कैन स्टार्ट। Yes, it will be starting in 1 minute. Just at 12:05. Is it 12:05 now? Yeah, after a minute we can start. ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में कल जो चीज़ें हुई थी, लाइक उसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में बात की। उसके बाद उसमें हमने वेक्टर्स के बारे में, टेंसर्स के बारे में बात की। फिर हमने लीनियर अलजेब्रा के को हमने नंपाई के कॉन्टेक्स्ट में देखा और उसकी हमने नोटबुक भी शेयर की। अब क्योंकि ये इस चीज़ की ज़रूरत मैंने भी एज़ अ स्टूडेंट महसूस की थी कि मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड था और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन स्टिल मैट्रिक्स हम भूले हुए होते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही ब्रिलियंट टीचर हैं जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कि वो हमें मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में एक दफ़ा वेक्टर्स, टेंसर्स और मैट्रिक्स को रिवाइज़ करा दें, ताकि जब हम अपने कोड को देखें और हम उसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहें, तो हमारे दिमाग में बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद हो। तो हमारे साथ सर काशिफ़ जावेद हैं, अम, और उनके पास थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो वो शेयर करना चाहेंगे। तो प्लीज़ अगर आप सर काशिफ को थोड़ी देर के लिए होस्ट बना दें या स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दें उनको। जी मैम, मैंने अलाउ कर दिया। थैंक यू। काशिफ आप हैं क्लास में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है मैम? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अ, जी मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी जी, बिल्कुल। आप स्क्रीन ओके। मेरी स्क्रीन शेयर है। जी जी, आपकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। हाँ जी। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। नम पाई में जो पाइथन की जो लाइब्रेरी है नम पाई, उसमें जो मैट्रिक्स के साथ जो डील किया जाता है वो नम पाई डील करती है पाइथन में। तो बेसिकली हम जनरल सिर्फ मैट्रिक्स को पहले डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। इसमें सबसे पहले आपको ये आपको नजर आ रहे हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स में सबसे पहले आपको एक रो वेक्टर नजर आ रहा है। रो वेक्टर में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास रो वेक्टर है। इसमें बेसिकली सिर्फ क्या एक रो है। एक रो इसमें हम ये कह सकते हैं। आवाज क्लियर है मेरी? हेलो? जी जी क्लियर। सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो इसमें हम ये रो वेक्टर है और ये देखें रो वेक्टर सिंपल एक डायमेंशन में जा रहा है। इसकी अगर देखें एक डायमेंशन है जिसमें इसके ये डायमेंशन लिखी हुई है। पहले वाला ये नंबर आपको नंबर ऑफ रोज बताता है और ये आपको नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। तो इसके जो डायमेंशन है वो 1 5 है। तो इसमें हम कह सकते हैं ये इसको हम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, हम इसको सिर्फ कहेंगे रो वेक्टर। तो इसी तरह आपके पास कॉलम वेक्टर भी है। कॉलम वेक्टर में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक बिल्कुल लाइन है जिसको आप कह सकते हैं लाइन। इसको हम इसको मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, सिर्फ जिस इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम वेक्टर। तो ये आपके पास कॉलम वेक्टर है।
और इसकी भी डायमेंशन अगर आप देखना चाहें तो डायमेंशन इसकी क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसमें पहले आपको ये 5 रोज है, ये आपको नजर आ रही हैं, ये आपके पास 1 रो, 2 रो, 3, और ये 4 और 5, और इसकी जो डायमेंशन कॉलम है वो क्या है 1, तो इसकी डायमेंशन होगी 5 1। लेकिन अगर हम जर्नल बात करें तो रो वेक्टर की डायमेंशन होती है 1n, क्योंकि इसमें 1 रो होती है, कॉलम जितने मर्जी हो जाए, ये बेसिकली रो वेक्टर है। और जनरल हम इसकी डायमेंशन की बात करें कॉलम वेक्टर की, तो इसकी होती है n1, इसमें रोज जितनी मर्जी हो जाए, कॉलम बेसिकली एक ही है। तो ये बेसिकली इसको हम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, इसको हम रो वेक्टर कहेंगे। और पाइथन की लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको आप अरे, लिस्ट ऑफ अरे भी कह सकते हैं, ये जो बेसिकली ये चीज है आपके पास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आई थिंक ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। आई डोंट नो। जी मैम, ये लाइव है फेसबुक पे, तो ये सेव होगा, इसकी रिकॉर्डिंग वहां से मिल जाएगी। ओके। ओके, आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली रो वेक्टर्स हैं जस्ट, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स देखते हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली कुछ भी नहीं होती, कलेक्शन ऑफ, इसको हम, ये जो आपके पास रो वेक्टर है इसको हम 1D भी कह सकते हैं। ये बेसिकली 1D वेक्टर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर आप इसमें रो को और कॉलम वेक्टर को, मतलब दो वेक्टर्स को आप जब कंबाइन करते हैं या नंबर ऑफ रोज को कंबाइन करते हैं, ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो, तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाती है। तो मैट्रिक्स में सिंपल इसका जो आपके पास जो डायमेंशन है, इसमें पहला आपको नंबर ऑफ रोज बताता है जिसमें 4 रोज हैं, और फिर उसके बाद आपके पास कॉलम है जिसके पास 3 कॉलम है, तो इसकी डायमेंशन 4x3 होगी। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में, आप ये बता सकते हैं कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में 12 है। तो आप इस मैट्रिक्स का साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता सकते हैं। अब बात यह है, अगर हमने किसी इस मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन मालूम करनी हो कि वो इस मैट्रिक्स में किस जगह पे होता है, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। अगर आपने 1 की पोजीशन मालूम करनी है तो उसमें देखें 1 पहली रो में है और पहले कॉलम में है, तो इसको हम लिख सकते हैं A11। ए बेसिकली मैट्रिक्स को शो कर रहा है क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स का नाम ए रखा है, और साथ में क्या है 1 1। तो 1 मतलब पहले रो में और 1 मतलब पहले कॉलम में। अगर 5 की आपने पोजीशन मालूम करनी है तो ये बेसिकली किस में है, पहली रो में है, इसका मतलब है 1, और दूसरे कॉलम में 2। तो इस तरह आप जिस मर्जी एलिमेंट की पोजीशन इस मैट्रिक्स में मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखना चाहें 7 की पोजीशन, तो 7 कहाँ पे है, 7 बेसिकली 3 रो में है, तीसरी रो में है, और उसके अलावा दूसरे कॉलम में है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहला डिजिट है वो रो को बताता है, ये 7 3 रो में है, और उसके बाद दूसरे कॉलम में है। तो इसकी अगर जनरल हम डिमेंशन लिखे तो m×n लिख सकते हैं। तो m×n बेसिकली आपके पास एक जनरल डायमेंशन होती है, किसी भी m पहले रो को रिप्रेजेंट करता है और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर सिंपल देखें तो आपके पास ट्रांसपोज है, ये आपके पास एक रो वेक्टर है, इसका ट्रांसपोज लें, ये रो वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, रो वेक्टर आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉलम वेक्टर में। और ये आपके पास कॉलम वेक्टर है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो वेक्टर्स में, क्योंकि यहाँ पे जो रो है वो कॉलम में ट्रांसपोज लेने से कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कॉलम है वो रो वेक्टर में ट्रांसपोज लेने से क्या हो जाती है, ट्रांसपोज लेने से कॉलम वेक्टर रो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो, ये आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं वो सारे किस में चले जाते हैं, वो रोज में चले जाते हैं। अगर ये आपके पास ये पहला कॉलम है ये वाला, तो ये पहला कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस रो में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ये आपका किस में चला गया, ये रो में चला गया। इसके अलावा 5 6 7 8 ये भी आपका दूसरा कॉलम है, ये आपकी दूसरी रो बन जाएगा। और 9 8 11 12 ये भी आपका तीसरा कॉलम है और ये तीसरी रो बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेन जनरल कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सर सलाम। मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम वेक्टर की जब बात कर रहे हैं तो वेक्टर की डिमेंशन आप क्या बता रहे हैं कि वेक्टर की डिमेंशन क्या होगी? क्या वो 1D होगा, 0D होगा, 2D होगा, क्या मतलब? और एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि वेक्टर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, या वेक्टर का क्या पर्पस है कि हम जो है वेक्टर वेक्टर है या हम एरे की बात कर रहे हैं? अब जैसे वेक्टर है, अब मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये कितने डिमेंशन का होता है, तो हम ये टॉपिक बेसिकली क्यों रीड कर रहे हैं? थोड़ा सा इसके बारे में इसकी लॉजिक समझा सकते हैं सर? जी जी, असल में वेक्टर जो है ना वो आगे टेंसर आएगा, उसमें वेक्टर क्या आपको क्लियर हो जाएगा। टॉपिक्स हम बेसिकली ये इस वजह से हम स्टडी कर रहे हैं। असल में जब हमने ना जो डेटा स्टोर करवाना होता है ना, तो पाइथन में अगर अरे में करवाना होता है तो, या मैट्रिक्स के फॉर्म में डाटा हमने स्टोर करवाना होता है, तो जो आपका पाइथन होता है ना, वो जो समझ लीजिए जो मैट्रिक्स है, ये एक तरीका है डाटा स्टोर करने का, कि आपने डाटा को किस तरह स्टोर किया, रोज में और कॉलम्स में। अक्सर में आपके पास एक्सेल शीट होती है, उसमें डाटा आपके रोज और कॉलम्स में होता है। तो जो आपका ये जनरल मैट्रिक के साथ आप जो ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो आप अपनी एक्सेल शीट में भी एज अ मैट्रिक्स के साथ आप उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो असल में जो पाइथन आप कह सकते हैं, जो पाइथन बेसिकली डाटा स्टोर करने का तरीका है, वो बेसिकली मैट्रिक्स भी और साथ में टेंसर भी। तो इस तरह के मेन इसको मतलब पाइथन में इसके साथ आपको डील करना पड़ता है, इस लाइब्रेरी में, नमपाई लाइब्रेरी में। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ करूँ? तक जी जी एक्चुअली देखो, लाइक हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी हमें लिख के कोई चीज रखनी होती है, तो वो एक छोटा सा मतलब लाइक एक टेक्स्ट है जो तुमने कॉपी में नोट कर लिया। लेकिन जब एक्सेस में डेटा होता है, तो एक्सेस में किसी चीज को भी जब तुम्हें स्टोर करना होता है, तो वो लाइक एक्सेल फाइल में तुम्हारे पास आ गया, रॉ एंड कॉलम्स में। लेकिन अगर तुम्हें वो ही डेटा किसी मॉडल में तुम्हें यूज करना है, उसमें यूज करने के लिए तुम्हें इस तरह से लाइक एक्सेल फाइल में या इस तरह की जिस तरह की भी फाइल्स हो, वो तुम उठाओगे, तो उसकी जो कंप्यूटेशन पावर होगी ना, लाइक जब हम उसको यूज कर रहे होंगे, उससे हम आगे मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उससे हम उसके इनपुट्स निकाल रहे होंगे, इनपुट डाल रहे होंगे, आउटपुट हमें उससे चाहिए होंगे, तो इन सब चीजों के लिए हमें बहुत फास्टली उसको मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो उस मल्टीप्लिकेशन के लिए लाइक कि वो बहुत स्पीड से मल्टीप्लिकेशन करे और हमें बहुत जल्दी रिजल्ट दे दे, उसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है पाइथन की, जो कि सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है नमपाई। नमपाई में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं और इस तरह से जब नमपाई एरेस हम उठाते हैं, तो उसकी जो स्पीटिंग पावर होती है ना, वो इतनी फास्ट होती है कि देखो पहले कितना लेट रिप्लाई आता था कंप्यूटर्स में, ठीक है? इसी तरीके से अब वो बढ़ती जा रही है, कंपटीशन पावर्स लाइक उसकी मल्टीप्लिकेशन पावर बढ़ती जा रही है। उस वजह से अब हमें रिप्लाई कितने तेज आते हैं। जैसे अब ये 3G था, 4G आ गया, ये सब किस तरह से मॉडिफाई हो रहे हैं? ये इसी तरह से मॉडिफाई हो रहे हैं कि जितनी स्पीड से मल्टीप्लिकेशन होकर आउटपुट आता है, उतनी जल्दी तुम लोगों को रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके से आगे अब जब तुम और पढ़ोगे, तो इससे भी फास्ट वो आ गया है, लाइक टेंसर्स हैं, ऊडा है, जिसमें इतनी फास्टली मल्टीप्लिकेशन होती है, जो मतलब लाइक मूवीज बन रही हैं, पिक्चर्स बन रहे हैं, अवतार बन रहे हैं, जनरेटिव एआई है। तो इसमें मजीद जब आगे पढ़ोगे, उसमें और मजीद डेटा की मल्टीप्लिकेशन, हम जो डेटा उठाते हैं, हम जो उनको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, बेसिकली इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं एरे। एरे से आगे हम जाएंगे मतलब नमपाइस में, उनको फिर हम पढ़ेंगे, फिर आगे उससे मजीद जाएंगे कि अब वर्टिकल इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी। तो इस तरह से ये चीजें, आई नो कि सबको बहुत कंफ्यूज कर दी होंगी कि हम ये नंबर्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में सारा काम ही नंबर है, ठीक है, 1 और 0 पर। तो इसलिए हम डेटा को लाइक वो रिटर्न डेटा हो, लाइक वो अल्फाबेट्स हो, वो तस्वीर हो, वो कुछ भी हो, वो कलर्स हो, इन सबको हम नंबर में रखेंगे, नंबर से हम इसके एरे बनाएंगे। और जैसे आप कह रहे हो ना, स्केलर वैल्यू और वेक्टर वैल्यू, ये क्यों है?
तो ये जस्ट उन नंबर को रखने का मेथड है, ठीक है। और ये सारे वेक्टर ही हैं बेसिकली, अगर तुम देखो ना मैट्रिक्स में, तो ये सब वेक्टर हैं। लाइक फर्स्ट रो इज अ वेक्टर, अगर तुम उस तरह से देखोगे लाइक अ कॉलम इज अ वेक्टर। ये सारे वेक्टरों को जब कलेक्ट कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। बेसिकली होता ये वेक्टर फॉर्म में ही है सब कुछ। और जब हमें आउटपुट भी चाहिए होगा कभी भी, जैसे किसी भी मॉडल का, तो वो भी हमारा एक ही उसमें आएगा, वेक्टर फॉर्म में ही आएगा हमारा आंसर। तो ये जस्ट इतना मतलब ह्यूज डेटा को गैदर करना और उसको रखना और उससे से आउटपुट निकालना, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग NumPy। ओके, नाउ थैंक यू। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एक चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी। आप सब घबरा मत जाना कि ये इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस हमें करनी होंगी, और अगर इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस हमें नहीं करनी तो हम इसको सीख ही क्यों रहे हैं, समझ क्यों रहे हैं। दिस इज फॉर, अगर हम ये कहें कि हम किसी मिट्टी को जरखेज करते हैं, उसको थोड़ा सा लाइक अगर उसको गूंथते हैं और उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, तो दैट्स इसका सिर्फ पर्पस यही है कि जब हमें कुछ काम होते हुए दिखेगा, डीप लर्निंग के हम मॉडल्स ट्रेन कर रहे होंगे, वहां पे हमको लाजमी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ना होगा। जब हम उसको पढ़ेंगे तो लाजमी तौर पे हमें ये दिखेगा कि पीछे किस तरीके से काम हो रहा है। एक दो वीडियोस, एक दो एक्सपोजर्स हम जरूर लेंगे ऐसे कि जिसमें हमें पता हो कि कौन सी लेयर काम किस तरह से कर रही है। तो वो एडवांस लेवल है। तो हम उसकी बेसिक्स को समझने के लिए कि बेस कहाँ से इसकी स्टार्ट होती है, बस इसको सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर करना चाहो तो घर पे कर लेना, इसको थोड़ा सा गूगल पे जो है एक्सप्लोर करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद जब तुम लोग एक्चुअल वर्क पे जाओगे तो अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। हाँ, क्योंकि अब देखो ये किसी भी मॉडल का फूड ही यही है, डेटा। तो बेसिक चीज ही यही है ना, किसी भी मॉडल को जब तुम ट्रेन करोगे किसी भी प्रेडिक्शंस के लिए, तो उसको उसका फूड क्या दोगे, डेफिनेटली डेटा दोगे ना। तो हम बेसिकली डेटा देने का तरीका सीख रहे हैं कि हमने अपने मॉडल को कैसे कुछ देना है जिससे हमने कुछ निकालना है उसके अंदर से, ठीक है। तो हम उसका फूड तैयार कर रहे हैं कि बेसिकली देंगे क्या और फिर वो हमें खिलाएगा क्या। इट्स अ सिंपलेस्ट वे ना, ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल पूछने का पर्पज ये था बेसिकली कि जितने भी हमारी क्लास में हैं, अगर वो बोर हो रही हैं कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, टेंसर क्या है, बताने का एक मिनट मकसद एक ये। मिनट एक मिनट, आप ये बताएं, आप कल क्लास में थे? कल मैंने बहुत डिटेल में वेक्टर, स्केलर, मैट्रिक्स और इवन टेंसर्स पढ़ाए हैं। अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक से मिले तो जरूर आप उसको देखें। अच्छा, अब काशिफ आप कैरी ऑन करें। ओके मैम, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा एक चीज मैंने बतानी है, इसमें थोड़ी सी ऐड करनी जी है। जी जस्ट 1 मिनट। जी जी। अच्छा, मेरा सवाल पूछने का और आपने, मैम ने और काशिफ सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पूछने का मकसद ये था कि अगर किसी को बोरिंग लग रहा है कि वेक्टर, स्केलर, टेंसर ये सारी क्या चीजें हैं, बेसिकली हमें डाटा को, हमारा डाटा जो है वो चाहे CSV फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इमेजेस फॉर्मेट में है, हमारा डाटा चाहे जो है वो ऑडियो फॉर्मेट में है, या किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। बेसिकली फॉर्मेट डाटा हमारे पास है, उसको प्रोसेस करके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग चेंज करना, कन्वर्ट करने के लिए ही हम ये टेंसर, वेक्टर ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि सपोज हमारे पास इमेज का डाटा है और हमने वो अपना इमेज को जो बेहतर डील करता है वो CNN है, या इसके अलावा जो इसके CNN के प्री ट्रेन मॉडल्स हैं वो हैं, तो हम उनको एज ए इमेज तो पास नहीं करते, बल्कि उस इमेज को जो है उसके टेंसर बनाते हैं। अब टेंसर 2D भी हो सकता है, टेंसर 3D भी हो सकता है, मतलब 2 डिमेंशन का। अगर ग्रे स्केल इमेज है तो 2D बनेगा, अगर RGB है तो 3 लिसन डिमेंशन का मोहम्मद बनेगा। साइद, ये बहुत आगे की बातें हो गई हैं। लाइक हमने भी इसी तरह से मैम डिस्क्राइब किया इन चीजों को इजी मैम वे में। काइंडली मैम काइंडली 1 मिनट मैम दीजिएगा। काइंडली बोलने दें। ये अच्छा, सर हमारे सर सही जो हैं, सीनियर मॉडरेटर हैं फ्रॉम माइक्रो ग्रुप, एंड ये मल्टीपल सेशन मशीन लर्निंग के यहाँ पे रन कर चुके हैं। लेट हिम एक्सप्लेन द पॉइंट विच ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, प्लीज।
बेसिकली थैंक यू मैम। बेसिकली बताने का मकसद है हम इस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं कि अगर आप एल्गोरिदम में डाटा फिट करेंगे तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिकली मेरा पॉइंट ये रेज करने का था कि अगर ये चीज़ें आपको बोरिंग लग रही है लेकिन ये बेस है आपकी, अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, सपोज आपने रिग्रेशन परफॉर्म करनी है, रिग्रेशन के लिए आप लीनियर रिग्रेशन और बाकी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, लेकिन एक क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे लीनियर रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क के थ्रू चाहिए। तो न्यूरल नेटवर्क तो 2D को सपोज वो जो है वो जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें 1D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम 1D बेसिकली ये वेक्टर होता है या 1D टेंसर है, तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मेरा बेसिक पॉइंट ये था कि हम 2D 3D में इसलिए डाटा जनरेट करते हैं, नीड होती है हमारे एल्गोरिदम को, उसके हिसाब से हम उसको जो है शेप में या उस साइज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर काशिफ। बेसिकली मेरा पॉइंट ये रेज करना था, इसकी अहमियत को उजागर करना था मैट्रिक्स या 2D वगैरह को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा इनपुट दिया और फ्यूचर में भी हम आपसे एक्सपेक्ट ऐसे ही करेंगे, आप जो भी इनपुट देना चाहें जरूर। थैंक यू वेरी मच जी काशिफ। जी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशन भी होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन है। ये आपके पास एक रो वेक्टर है और दूसरा रो वेक्टर है, दोनों को आपने ऐड किया है तो आपके पास एक नया वेक्टर सी, जिसको आप कह सकते हैं पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा, मतलब A1 B1 के साथ ऐड होगा, A2 B2 के साथ ऐड होगा, ये ऐड हो जाएंगे। इसकी दोनों की डायमेंशन सेम है, इसमें 1 इसकी रो है, 5 कॉलम है, इसकी भी 1 रो है, इसकी 5 कॉलम है। एडिशन में एक बात का खास ख्याल रखना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसमें अगर देखें इसमें जो रो है उसमें बेसिकली इसमें इस 1 रो में 5 एलिमेंट है, लेकिन इस बी में आपके पास 4 एलिमेंट है। इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, मतलब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। तो ये आप देखें A1 B1 के साथ ऐड तो हो जाएगा, लेकिन A2 B2 से भी, A3 A4 B4 से भी, लेकिन A5 आपके पास किसके साथ, A5 आपके पास यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो इस तरह अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है तो एडिशन परफॉर्म, मैट्रिक्स एडिशन परफॉर्म नहीं होगा। इसको हम इस तरह में देखते हैं, इसमें भी देखें नंबर, ये बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ये इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसमें आप देखें ये दोनों ऐड हो गए, आपके पास ये चीज बन जाएगी, ये वाली। ये आपके पास 4 जब 1 पे ऐड होगा तो 4 + 1 होगा, 8 + 0 तो 8 + 0, 3 + 5 3 + 5, 7 + 2 7 + 2। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए, इस तरह का, इसमें देखें इसमें जो पहले की नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 हैं। तो फार्मूला ये होता है कि पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज दूसरे के जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस तरह का होगा, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। इसमें आपके पास 2 रोज हैं और इसमें आपके पास क्या है, 2 कॉलम्स है। तो ये आप इस तरह की मैट्रिक्स हो तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, वी कैन नॉट ऐड देम। तो अगर ये इनके एलिमेंट्स ये सेम हैं तो इनको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इधर भी देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है, इक्वल्स हैं, तो यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एडिशन है। ये आप एडिशन, 2 मैट्रिक्स इसी सूरत में ऐड होती हैं, अदरवाइज ऐड नहीं होती। इसके अलावा आपके पास ये सब्ट्रैक्शन है, आप सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जाकर आपका मैट्रिक्स जो आपके पास मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई होगा। इस केस में भी आप, इस केस में नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें आपके पास 6 एलिमेंट। तो नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर, Okay. यहाँ तक क्लियर है। ओके अब आते हैं प्रोडक्ट।
अगर दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए भी एक कंडीशंस है। इसमें लिए एक कंडीशन क्या है, ये दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं अगर पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं दूसरे मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होंगे। पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो और दूसरे कॉलम की दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल होंगे, तब मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं एक आपके पास रो वेक्टर है, इसका रो 1 है, और इसका एक दूसरा आपके पास कॉलम वेक्टर है, ये 1 है। देखें इसकी नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल है, तो इस वजह से इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ए इससे मल्टीप्लाई होगा B1 से और A2 B2 से, और साथ साथ आप इनको ऐड भी करते जाएंगे, साथ साथ इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। इसमें आप देख सकते हैं A1 B1 से मल्टीप्लाई हुआ है, A2 B2 से, A3 B3 से, और साथ में आपको ऐड करना। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना वो 1 क्रॉस 1 का बनेगा, मतलब उसमें एक ही कॉलम होगा, एक ही उसमें क्या होगा रो होगी, तो ये नई की डायमेंशन आएगी। इसको आप आगे इसमें देख सकते हैं। इसमें आपके पास देखें आपके पास इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, पहले मैट्रिक्स की इसकी नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 हैं, और दूसरे की नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो भी आपके पास 2 हैं। पहले की नंबर ऑफ रो और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल हो जाते हैं तब ये मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसमें आपके पास ये पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 10, 2 × 20, 3 × 30। इसके अलावा फिर यही जो आपके पास यही रो है जो आपके पास, वो आपके पास फिर नेक्स्ट कॉलम से होगी, 1 × 11, 2 × 21। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह 4, 5, 6 आपके पास ये वाली रो पहले कॉलम से होगी, और यही रो आपके पास दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फिर सबको ऐड करते जाए, जब पहले मल्टीप्लाई करना है तो आपने ये एडिशन कर दी, जब इसको नेक्स्ट वाले कॉलम से करना है तो आपने ये एडिशन कर दी, सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगा ये वाला। तो ये आपके पास आप देखें इसकी डायमेंशन अगर देखें, इसकी डायमेंशन आपके पास क्या थी, इसकी डायमेंशन आपके पास थी पहले मैट्रिक्स की, पहले रोज लिखते हैं, रोज आपके पास 2 और कॉलम 3 थे, तो आपके पास पहले की डायमेंशन थी 2 और दूसरी आपके पास क्या थी 3। तो अगर और इसकी क्या थी दूसरी मैट्रिक्स की, इसमें आपके पास रो 3 थी, तो रो आपके पास क्या थी रो 3, और आपके पास कॉलम कितने थे, कॉलम आपके पास थे 2 कॉलम थे। तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा ये आपस में खत्म हो जाएंगे, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास 2 × 2 का बनेगा, जिसमें देखें 2 रोज हैं और 2 ही क्या है आपके पास कॉलम्स। तो कुछ उसके बाद मैट्रिक्स होते हैं जिसको हम अच्छे से याद रखते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट्स 0 है और सिर्फ डायगोनल आपके पास क्या 1, 1 है। अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर डायगोनल 1, 1 ना हो तो फिर उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बेसिकली कुछ मैट्रिक्स की जनरल प्रॉपर्टीज थी और मल्टीप्लिकेशन थी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जी सर, जी सर। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट देखें तो टेंसर का अगर सिर्फ जनरल सी बात करें तो टेंसर जो आप टेंसर है ना, टेंसर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी मशीन लर्निंग में जितना भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम होता है वो इस टेंसर की बेस पे होता है। यही वजह थी कि टेंसर फ्लो जो गूगल का जो टेंसर फ्लो है, जो डीप लर्निंग की एक लाइब्रेरी है, उसका नाम टेंसर फ्लो भी इसी टेंसर की वजह से रखा गया। तो उसमें मशीन लर्निंग चाहे डीप लर्निंग हो, उसमें टेंसर फ्लो के साथ बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है आपको। बेसिकली टेंसर्स होते क्या है, अगर आपने टेंसर आपने पढ़े हुए हैं टेंसर, लेकिन नाम आपने पहली दफ़ा सुना है। अगर आपने वेक्टर, स्केलर, ये मैट्रिक्स, ये बेसिकली क्या है टेंसर ही है। ये आप देख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे होती है, डेट जिसको स्केलर भी कह सकते हैं, वेक्टर भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स।
तो इसको अभी आगे देखते हैं कि स्केलर कौन सी हैं। अच्छा, ये बेसिकली जैसे जैसे मैट्रिक्स से आगे जाते जाएंगे ये कम्प्लेक्स होते जाते हैं, कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर हम ये कह सकते हैं, डाटा को स्टोर करने का जो तरीका है ना, वो बेसिकली आपका टेंसर है। ये डाटा को स्टोर करने का तरीका आप कह सकते हैं, ये टेंसर है। मतलब एक टेंसर एक कंटेनर है जिसमें आपको क्या स्टोर करते हैं, नंबर स्टोर करते हैं। चाहे आपका टेक्स्ट में डाटा है तो वो टेक्स्ट वाला डाटा भी आपने नंबर में स्टोर करना है। तो वैसे उसको पाइथन की जुबान में या प्रोग्रामिंग जुबान में वेक्टराइजेशन कहते हैं। अच्छा, अगर टाइप्स ऑफ टेंसर देखें तो बेसिकली आपके पास अगर टाइप्स ऑफ टेंसर को देखें तो आपके पास पहला है स्केलर। स्केलर आपने पता है कि स्केलर क्या होता है। स्केलर ऐसी चीज है, सिर्फ अगर एक सिंगल नंबर, जस्ट अ सिंगल वैल्यू, अगर आपके पास कोई एक सिंगल वैल्यू है उसको जस्ट स्केलर बोलेंगे। जैसा कि अगर वैसे ये फिजिक्स में आ जाता है, बेसिकली टेम्परेचर एंड प्रेशर इसके एग्जांपल हैं। लेकिन हम सिंपल कह सकते हैं, अगर किसी चीज किसी अरे में आपने एक सिंगल नंबर स्टोर किया हुआ है 2, तो वो बेसिकली स्केलर है। और वेक्टर, तो स्केलर का जो रैंक होता है वो बेसिकली 0 होता है, मतलब 0 डायमेंशन होती है। देखिए, अगर आपने एक डॉट लगाते हैं, ये डॉट भी बेसिकली स्केलर है, तो इसकी डायमेंशन आप 0 डायमेंशन है। इसको आप अगर इधर खींचेंगे तो ये फिर वेक्टर बन जाएगा। आप इस जीरो को जहां, इस डॉट को जहां मर्जी खींच सकते हैं, ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये वेक्टर बन जाएगा। इस तरह हम वेक्टर में देखें, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। वेक्टर बेसिकली क्या कहते हैं, इसके पास डायरेक्शन है। जैसा कि ये भी फिजिक्स के एग्जांपल्स हैं, लाइक फोर्स एंड वेलोसिटी। ये बेसिकली डायरेक्शन होती है। फोर्स, अगर आप धक्का किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, आप चाहे किसी चीज को धक्का लगाना होता है तो एक डायरेक्शन में लगाते हैं। तो इसके अलावा ये आपके पास इसको हम स्केलर है, इसको हम वैसे 0D टेंसर कह सकते हैं, ये आगे आएंगे। वेक्टर को हम 1D टेंसर कह सकते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या होता है, बेसिकली आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दो 1D वेक्टर्स हैं। एक ये भी वेक्टर्स होता है जो कि आपका रो वेक्टर होता है। और इन रो वेक्टर्स को अगर आप इकट्ठे कर दें तो आपके पास क्या बनती जाती है, एक मैट्रिक्स बनती जाती है। तो आप इसमें, ये आपके पास एक क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसमें आप कह सकते हैं, अब इसमें ये आपके पास रो है और साथ में ये नीचे कॉलम है, तो ये बेसिकली 2D टेंसर आप इसको कहेंगे। अब देखिए, साइंटिस्ट ने बेसिकली 0D टेंसर को स्केलर बोल दिया, 1D टेंसर को वेक्टर बोल दिया, 2D टेंसर को मैट्रिक्स बोल दिया। अब 3D को वो क्या बोलते हैं, और 4D को क्या बोलते हैं, 5D को क्या बोलते हैं। इस तरह जिस तरह आप ऊपर हायर ऑर्डर में जाते जाएंगे तो कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो उन्होंने एक जनरल टर्म टेंसर निकाल दी, कि पहले 3 तो पता थी, 0D स्केलर, 0D टेंसर, स्केलर, उसके अलावा आपके पास 1D वेक्टर, फिर 2D मैट्रिक्स। तो फिर उसके बाद हायर टर्म के लिए आप उसको फिर 3D टेंसर बोलते हैं, फिर 4D टेंसर बोलते हैं, फिर 5D टेंसर। ये ऊपर जाते जाएंगे तो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो अगर इसमें नेक्स्ट में आए तो आपको सबसे पहले 0D टेंसर नजर आ रहा होगा। अगर प्रोग्रामिंग में देखें, जस्ट एक सिंपल नंबर है आपके पास 2, तो ये बेसिकली सिंगल नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। आप इस अरे को इधर हॉरिजेंटल भी आगे कर सकते हैं, इसको डाउनवर्ड नीचे भी लेके जा सकते हैं। अगर आप इसको इधर लेके जाते हैं, फिर ये इसकी डायरेक्शन 0 नहीं रहेगी, इसकी डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बेसिकली सिंपल जो 0D टेंसर होता है वो बेसिकली क्या होता है, इसको स्केलर बोलते हैं। वो जस्ट सिंगल नंबर आप उसको कह सकते हैं, कि अगर आपने सिंगल नंबर स्टोर कर लिया है तो वो बेसिकली आपका स्केलर है, वो 0D टेंसर है। अब देखें, इसी 2 को हम एक्सटेंड, इसी रे को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इस रे को आपने 1 2 6 कर दिया, इसको डायरेक्शन मिल गई, ये हॉरिजेंटल मूव करने लगी आगे रे। तो मतलब लिस्ट ऑफ नंबर या सिंपल नंबर इन वन लाइन, एक लाइन में नंबर है, इसको आप वेक्टर भी बोल सकते हैं, 1D टेंसर भी बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर आपने प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो सिंपल एक ये ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर ये आप लिस्ट ऑफ नंबर, ये जो 3 डॉट्स हैं इसकी जगह समझ लें नंबर है 1 2 6। तो आप इसको डायरेक्शन नीचे की तरफ भी दे सकते हैं, ये आपके पास नीचे की तरफ डायरेक्शन है। तो बेसिकली हम, हमारे पास डायरेक्शंस, अगर हम 2D की बात करें तो ये सबको पता होगा कि आपके पास ये एक होती है, एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है और एक आपके पास वाई एक्सिस होता है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, और इसके अपोजिट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और ये नेगेटिव। और एक 3D भी होता है जेड एक्सिस, जो आउट ऑफ प्लेन होगा, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, आउट ऑफ प्लेन।
तो ये 3 तरह की डायमेंशंस होती हैं। ओके, अगर 1D डायमेंशन, ये 1D टेंसर है, मतलब इसकी डायमेंशन क्या है 1D। ये 1D, ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है तो 1D है। ये नेगेटिव वाई एक्सिस जा रही है तो ये भी 1D है, इसको 1D टेंसर बोलेंगे। अब 2D टेंसर पे है तो 2D टेंसर को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको हम जब प्रोग्रामिंग में लिखते हैं ना, तो आप इसको इस तरह लिखते हैं, मतलब एक आपके पास ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे भी नंबर लिखेंगे। यहाँ पे समझ लें कि 1 है, 5 है, 3 है, और फिर यहाँ पे 4 है, 9 है, 2 है, 5, 6, 7। तो ये जो नंबर है, इसको आप फिर ये इस फॉर्म में ये मैट्रिक्स बन जाता है। तो नंबर इन 2D लाइन, नंबर आपके बेसिकली किस लाइन में है, 2D लाइन में। एक आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी आपके पास ये डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन है। एक मतलब आपके पास रो है और दूसरी आपके पास क्या, कॉलम है। तो इसको बेसिकली आप क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं या 2D टेंसर कहते हैं। तो हम ये सिंपल कह सकते हैं, वी कैन से कलेक्शन ऑफ 1D टेंसर। देखें, ये भी 1D टेंसर है, ये वाला, ये भी 1D टेंसर है, ये भी 1D टेंसर है, ये भी 1D टेंसर है। इनको जब आपने कलेक्ट किया, कलेक्ट किस में किया, इन एक बड़ी ब्रैकेट में कलेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स। देखें 153, ये पहला 1D टेंसर है, तो ये आपके पास ये 153 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 492, ये 492 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट 456, तो आपके पास 4, 5, 6, 7 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम यस, यहाँ पर 3D टेंसर, एक्सक्यूज मी सर, 3, जी यहाँ पर हम अगर जीरो डायमेंशन के जो एलिमेंट्स हैं, टेंसर है हम्म, सॉरी, ये हम कंबाइन करें तो फिर ये वेक्टर बनेगा ना? हाँ हाँ, अगर इसको आप 0D को कंबाइन करते जाएं, इसको अगर 2 है, इसके साथ फिर आगे आगे 1 कंबाइन करें, फिर 6 कंबाइन करें, वो फिर 1D में चला जाएगा। ऑलराइट। उसके बाद ये तीनों तो क्लियर, मतलब 0D को आप स्केलर बोलते हैं, 1D को आप वेक्टर बोलते हैं, 2D को आप मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम देखें तो आपके पास बेसिकली नेक्स्ट आपके पास 3D टेंसर। 3D टेंसर में देखें, 3D में अब इसको 3D को ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। और आप ये आपका जो लैपटॉप है, ये 2D है बेसिकली, आप इसको 3D ड्रॉ नहीं कर सकते। तो लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो हम ये इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। आपके पास देखें लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो आप बेसिकली, तो ये आपके पास 3D टेंसर है। ये आपके पास एक बड़ी ब्रैकेट है, उसमें फिर आपके पास ये एक ब्रैकेट है, इसमें 1 2 1 2, ये आपकी बेसिकली मैट्रिक्सेस ही है। लेकिन अब हम इसको मुकम्मल डील करेंगे। अब इसमें एलिमेंट क्या है 1 2, और इसमें एलिमेंट क्या है 3 2, फिर इसमें क्या है 1 7, और इसमें क्या है 5 6। तो ये आपका 3D टेंसर है। ये आप यहाँ पे कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। स्केलर में 1 होता है, ये इधर वेक्टर है, इसमें देखें एक ही लाइन में है, और क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वेक्टर है। ये फिर उसके बाद आपके पास ये मैट्रिक्स है, और ये फिर आपके पास क्या है, जस्ट टेंसर है। तो ये टेंसर बेसिकली आपके पास 3D टेंसर है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, पहले में 1 2, ये इधर 1 2 लिखा हुआ है, दूसरे में 3 2, आगे 3 2। इस ब्रैकेट का मतलब होता है जो इसको कि आपने अब नेक्स्ट वाले में जाना है, तो फिर 1 7, ये 1 7, ये फिर 5 4, और फिर 5 4। आप ये 3D टेंसर, अगर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आपने जितना मर्जी 3D टेंसर को इंक्रीज करते जाएं, ये भी लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ से हमने एक और एलिमेंट नीचे लिख दिया है 1 2, ये पहले 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 0 0 1 2। ये एलिमेंट जितने मर्जी आप चाहें इंक्रीज कर सकते हैं 3D टेंसर में। तो इस तरह आपके पास 3D टेंसर, फिर उसके बाद 4D टेंसर भी होगा। तो मतलब इसकी डायमेंशंस इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये बेसिकली पहला, ये वाली जो ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, ये आपके पास सिंपल है, 1D है। इसके बाद आपको ये देखें लिस्ट ऑफ लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ये आपके पास उसके बाद ये आपके पास 1D है, फिर आपके पास 2D है, और ये आपके पास ये वाला जो है, ये आपके पास 3D है। एक बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर फिर छोटी लिस्ट है, उसके अंदर फिर छोटी लिस्ट है, फिर उसके बाद ये आपके पास 3D टेंस है। तो इसके अलावा अगर आप एक और डायग्राम से आपको शायद मजीद हायर ऑर्डर क्लियर हो जाए, उसमें क्या करते हैं, ये सर देखें, चैट में एक क्वेश्चन है, वो दोबारा से उसको रिपीट करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सारे माशाल्लाह काफी सीरियस स्टूडेंट्स हैं।
ये वाला टॉपिक कल वैसे तो हमने इसको डीप लर्निंग में देखना ही है, लेकिन कल जब हम इंशाल्लाह नंपाई की स्लाइसिंग भी करेंगे तो उसमें जितना सर ने इन डेप्थ बताया है उससे इंशाल्लाह हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर इस क्लास के एंड में कोई यहाँ पे स्टूडेंट या टीचर इस चीज़ को थोड़ा एलिब्रेट करना चाहे कि डीप लर्निंग में हम जो ये डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, जब हम इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे तो किस टाइप का डेटा कौन से डायमेंशन में सेव हो रहा होता है। तो अगर वो कोई बात करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको भी लाइक जब भी डिस्कस करेंगे जब हम न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले। तो सर ये क्विकली अगर आप उसको रिपीट कर दें पिछले वाले को और उसके बाद इस पे आ जाएं, और या फिर जिसने अभी क्वेश्चन किया है वो आई सॉ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑन प्रीवियस। अच्छा सर ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को प्रीवियस स्लाइड पे दोबारा से एक्सप्लेन करने दो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ डायमेंशन है। देखिए स्केलर की डायमेंशन क्या है, स्केलर की डायमेंशन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नंबर है। तो इसको आप, इसका रैंक 0 है। अब वेक्टर क्या है, इसकी डायमेंशन है, किस साइड पे तो होगी, चाहे नॉर्थ पे हो चाहे साउथ पे हो, तो एक डायरेक्शन तो होगी। तो इसको बेसिकली आप क्या बोलेंगे, इसको आप 1D, इसका रैंक क्या होगा, 1D होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डायमेंशन या नंबर ऑफ एक्सिस, ये आपके पास, जैसे आपके पास ये आपके पास है, ये एक डॉट है, तो डॉट, आपकी डॉट की डायरेक्शन कुछ भी नहीं है। इस डॉट को चाहे इधर खींच लो चाहे इधर खींच लो, जिधर मर्जी। इसको बेसिकली इसकी नल डायरेक्शन है, इसकी नल है, बेसिकली कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर की ये डायरेक्शन है, तो जैसे कि एक ट्रेन स्ट्रेट लाइन में जाती है, जिस डायरेक्शन में जाती है एक ही डायरेक्शन में जाती है, कभी ऐसा तो नहीं होता कि सीधी भी जा रही है और साइड पे भी जा रही है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर जा रही है तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में जा रही है इसकी एक ही, टोटल आपके पास वैसे 3 डायरेक्शंस होती हैं। एक आपके पास अगर जनरल देखें, एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है और एक आपके पास वाई एक्सिस होता है, और ये आपके पास वाई एक्सिस है, और एक आपके पास जी एक्सिस होता है जो आउट ऑफ प्लेन होता है। आउट ऑफ प्लेन हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आप इसको यहाँ पे अगर देखें तो ये जी एक्सिस होता है, ये बेसिकली आउट ऑफ प्लेन। तो इसकी एग्जांपल 1D एग्जांपल की, जिसकी इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ट्रेन है। ट्रेन स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो इसकी बेसिकली 1D में जाती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो उसका रैंक है 1। अब मैट्रिक्स बेसिकली 2D है। 2D मतलब 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में कौन सी चीज जाती है, किसी को आइडिया है? अगर 2 डायमेंशन में देखा जाए, दो मतलब एक्स में भी जाएगी और वाई में भी जाएगी। अगर एक प्रोजेक्टाइल फुटबॉलर मोशन, है, जी जी, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल, मोशन। जी जी, अगर एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक मारता है तो ये कुछ इस तरह का पाथ बनाता है। इसका मतलब है ये आगे भी जा रहा है और साथ में ऊपर की तरफ भी जाता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं, इसकी 2D डायमेंशन है। तो ये बेसिकली 2D डायमेंशन है। एक आपके पास फिर हायर ऑर्डर में 3D भी आ जाती है। तो 3D को बेसिकली ये, इसको स्पेस बोलते हैं। अगर एक बटरफ्लाई हवा में घूमती, हवा में फ्लाई कर रही है, तो बेसिकली वो 3D, उसकी जो डायमेंशन है वो 3D है। तो इसको हम 3D में, लेकिन 3D हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो आप उसमें 3 एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, एक्स वाई एंड जी। तो क्लियर है कुछ? तो बेसिकली जिसमें जितने एक्सिस इन्वॉल्व हो वो उसकी रैंक होते हैं। अगर एक डायरेक्शन है तो उसका वो 0 है, मतलब उसका अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो 0 रैंक है, जिसको स्केलर बोलते हैं। अगर एक में एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो वो बेसिकली उसका 1, एक डायरेक्शन है, उसका रैंक भी 1 है। और जो जिसकी 2 डायरेक्शन, मतलब एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, तो बेसिकली उसका रैंक भी 2 है। तो जितने नंबर ऑफ एक्सिस इन्वॉल्व हैं वो बेसिकली उसका रैंक होगा। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट नहीं, ये 0D टेंसर हो गया। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में ओके, अगर आप देखें, जी जी, जी सर कंटिन्यू करें। ओके, अगर यहाँ पे देखें, ये कोई बताएगा ये जो 0 1 2 3 लिखा हुआ है, ये कौन सा टेंसर है? 1D टेंसर सर।
1D टेंसर है। देखें एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखें ये जो आपके पास नेक्स्ट है, ये कौन सा टेंसर है? ये वाला। 2D। हाँ 2D। और इस 2D को बेसिकली मैट्रिक्स कहते हैं, 2D टेंसर मैट्रिक्स। यहाँ पे स्केलर नहीं ड्रा किया हुआ, ये 1D है, इसको 1D टेंसर जस्ट वेक्टर कहते हैं, ये 2D टेंसर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये आपके पास कौन सा टेंसर है, ये कोई बताएगा? 3D। 3D। आप देखें इसमें 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है। कौन सी? एक आपके पास अगर आप, एक आई है जो कि हॉरिजेंटल है, तो एक आपके मतलब एक ये जो आई है ये हॉरिजेंटल है, और एक आपके पास ये वाली डायमेंशन है, और एक इन डेप्थ ये भी है। तो हमने जनरल इसको इस तरह भी आप ड्रा कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाली डायमेंशन, और बेशक ऊपर वाला आपका क्या है, वाई एक्सिस है, और ये आपका जी एक्सिस। आप इधर अगर ये आगे स्टैक किया होता है, आगे जुड़ा होता है, तो हम इसको आगे लेके जाते हैं, लेकिन अब ये पीछे है, तो हमको इसको कह सकते हैं इसका जी एक्सिस क्या है, इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव जी एक्सिस होगा। यहां तक तो समझ आ जाती है। यहां तक इसको हम क्यूब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब। पहला वेक्टर, फिर मैट्रिक्स, फिर क्यूब। अब यहाँ पे हमको इसको कोई नाम नहीं दे सकते, इसको हम कहेंगे ये बेसिकली 4D टेंसर है। देखें इसमें क्या हुआ, इसमें इसके साथ नीचे और इनको स्टक कर दिया, फिर स्टक कर दिया, और फिर स्टक कर दिया। अब यहाँ पे 4 डायमेंशन आ गई। 3 पहले वाली जो IJK थी, और एक नई वाली जो कि आपके पास ये वाली आई है। तो ये आपके पास 4D टेंसर है। तो ये भी आपके पास नीचे भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये 0 टेंसर है, ये बेसिकली 0 वे टेंसर, इसको आप स्केलर बोल सकते हैं। और फिर 1 वे टेंसर, इसको आप वेक्टर बोलेंगे। फिर इसको 2 वे टेंसर, इसको आप मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर इसको आप क्या बोलेंगे, 3 वे टेंसर, इसको आप जस्ट क्यूब बोलेंगे, जस्ट क्यूब बोलेंगे। और इसको 4 वे टेंसर, आप देखें इन्होंने यहाँ पे नीचे जोड़ दिया था, अगर इसको साथ भी स्टैक कर दें, इधर भी क्यूब स्टैक कर दें, इधर भी क्यूब स्टैक कर दें, तो ये इस डायरेक्शन में, आप एल उधर नीचे था, इसको आप इधर भी कह सकते हैं। इसकी लेंथ एल आपके पास बेसिकली ये है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, 4D टेंसर, 4D टेंसर या 4 वे टेंसर। तो जितनी डायमेंशन आप इंक्रीज करते जाएंगे, साथ साथ मिलाते जाएंगे, तो वो हायर ऑर्डर में चलते जाएंगे, और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो यहाँ पे सर एक एक छोटी सी बात क्लियर कर दें। जो हमारे पास 4D होगा, 3D में 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व हो गई टेंसर में, बेसिकली एक्स वाई एंड जी एक्सिस, राइट। जो 4D होगा उसमें क्या 4 एक्सिस इन्वॉल्व होंगे, एक्स वाई जी एंड मे बी सम अदर, इसमें या फिर ये ये बेसिक 3D को ही हम 3D टेंसर को ही हम लोग हाँ जो है वो बाइंड करेंगे? एंड how जी how जी this 4D vector tensor will work? जी, बेसिकली आप इस 3D को ही जिस तरफ मर्जी मूव करवा दें, चाहे इधर मूव करवा दें, चाहे इसको डाउनवर्ड स्टैक करवा दें, मूव करवा दें, चाहे इधर करवा दें। आप इसको जब मूव करवाएंगे तो वो बेसिकली का आपका 4th डायमेंशन काउंट हो जाएगी। तो उसमें आप उसको आप ड्रा तो नहीं कर सकते। आप ये कि आप एक 2D प्लेन में 4D कैसे ड्रा कर सकते हैं, तो ये बेसिकली बिल्कुल कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है वो भी बेसिकली 3D तक देख सकती है, 3D आप देख सकते हैं, और 4D आप नहीं देख सकते, 4D आपको नजर नहीं आता। जस्ट नहीं अगर माहम लिसन, माहम जो पूछ रही है कि ये 3D डायमेंशंस को 4D में आगे बाइंड कर दिया जाएगा। यस, मतलब आगे हम उस ब्लॉक को बाइंड करते चले जाएंगे। ठीक है। जी क्वेश्चन क्लियर हुआ जिनका था? जी सर, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हमारे पास जो होता है, अ, अगर हम स्पेसिफिकली, क्योंकि मिनट्स भी काफ़ी कम रह गए हैं हमारे सेशन एंड होने में, तो हमारे पास जो इमेज होती है ना, वो हम लोग बेसिकली 3 डायमेंशन में देख रहे होते हैं, ठीक है। और इसी जी तरह जब हम वीडियो को प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास जो है वो बेसिकली उसमें फ्रेम्स भी आ टाइम जाते भी हैं। इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको हम लोग जो है वो 4 डायमेंशन में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि आगे हम जब डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, जब हम लोग इमेज का डेटा प्रोसेस करेंगे, तो हम लोग टेंसर से डील करेंगे, एंड व्हेन वी विल प्रोसेस द वीडियोस एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो 4D टेंसर्स का यूज करेंगे।
या डेफिनेटली, मतलब उसमें टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं, वो 4 डायमेंशंस में चला जाता है। लाइक ओके, अगर हम जल्दी से देख लें तो ये हमारे पास पहला 1D टेंसर है, फिर आपके पास 2D है, ये मैट्रिक्स और ये क्यूब। फिर देखें इस क्यूब को नीचे की तरफ आपने एक्सटेंड कर दिया, स्टक कर दिया, तो एक डायमेंशन आप इधर मूव कर गए। देखें ये क्यूब, फिर नीचे क्यूब, तो ये आपका 4D टेंसर बन गया। अब इसको ये आप बात इस तरफ, हाँ इस तरफ आप कंबाइन करते जाएं, इस तरफ कंबाइन करें जो आपका 5D टेंसर बन गया। अब इसको पीछे डेप्थ की तरफ कंबाइन करते जाएं तो वो आपका 6 6D टेंसर बन डायमेंशंस, गया। या तो फिर इस तरह के आप 7D 8D, तो इस तरह के आप चलते रहते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट। यहाँ तक सर क्लियर अभी है? हम के मतलब 4D जो है ये वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यस। 5D मेन 6D जो है ये हम किस तरह से समझ सकते हैं कि ये कौन सी डाटा को रिप्रेजेंट करेगा? 5D या फिर हाँ ये 5D टेंसर 6D टेंसर एंड सो ऑन 8 टेंस इसी तरह। इसकी मैम एक एग्जाम्पल, हाँ एक एक एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे थी, जो कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी देखने गए हो, तो वहां पे आपने कोई 5D सिनेमा अगर देखा हो, जिसके अंदर आप उसको विजुअलाइज भी कर रहे हो, आप उसको सुन भी रहे हो, और टू सम एक्सटेंट उसकी जो फीलिंग, अगर लाइक उस पिक्चर में बारिश हो रही है और वहां पे आपकी आपकी सीट के ऊपर भी बारिश हो रही है, तो वो 5th डायमेंशन होती है किसी भी चीज की। इसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा चीजें इस पे हुई नहीं है। अगर आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ जाओगे, तो वहां पे आपको मजीद डायमेंशंस दिखेंगी। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, पहला हमारे पास डेटा होता है टेक्सचुअल डेटा, देन हमारे पास ग्रे इमेजेस आ जाते हैं जो 2D टेंसर्स में आ जाते हैं। जब उसके अंदर कलर ऐड हो जाता है, तो उसके बाद आई थिंक वो फिर पिक्चर फॉर्मेट में आ जाते हैं। फिर एक डायमेंशन और बढ़ जाती है उनकी, जिसमें उसकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उसका टाइम फ्रेम्स जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हम को रिलेट कर रहे हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग अच्छे क्वेश्चंस बना रहे हो। और कंप्यूटेशन को अगर रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके समझना शुरू कर दोगे, तो बस कहानी सारी आसान है। दैट्स मीन आज की क्लास बहुत अच्छी हुई है, जबरदस्त। थैंक यू मैम। ओके, गॉट ओके लास्ट स्लाइड है, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। सिंपल आपके पास टेंसर प्रोडक्ट है। तो बेसिकली आपके पास ये दो एक नंबर स्टोर है, तो बेसिकली ये स्केलर है, स्केलर को वैसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपके पास कौन सा है, ये आपके पास 1D है, तो ये स्केलर है, क्योंकि इसकी कोई स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे है 1D टेंसर है, ये भी 1D टेंसर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैट्रिक्स के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट पहले के साथ भी, दूसरे के साथ भी, और ये वाला पहले के साथ भी और दूसरे का। तो ये इनका बेसिकली डॉट प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं। अगर इस तरह हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये भी 1D टेंसर है, ये भी 1D टेंसर है, ये भी 1D टेंसर है। तो बेसिकली इसमें पहले ये वाले दो मल्टीप्लाई होंगे, पहले इन्होंने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो x वाला होगा वो मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद फिर x वाला इंडिविजुअल हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा। अगर इस मैट्रिक्स को देखें, ये भी बेसिकली 2D टेंसर है। ये भी 2D है, दोनों मैट्रिक्स के फॉर्म है, ये 2D टेंसर है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाला इस पहले मैट्रिक्स इसके साथ होगा, ये ए इसके साथ, फिर बी भी इसके साथ होगा, सी भी इसके साथ होगा, डी भी इसके साथ होगा, फिर हर एक ए ई के साथ होगा, एफ के साथ, जी के साथ, फिर इस तरह आपके पास ये एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह ये 2D है, आप 3D भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता जाएगा। जी शुक्रिया। थैंक यू सर। इतना लाइक स्टार्ट में मुझे लगा था कि इतना ड्राई टॉपिक है और ये किस तरीके से कवर होगा और आधे लोग तो चले जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह यू एक्सप्लेन वेरी वेल। और हमने सोचा था कि 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम फंक्शंस की तरफ जाएंगे, थोड़े से फंक्शंस देखेंगे जिसकी वीडियोस हमने देखी थी।
और वीडियोस देखते हुए सर्चिंग पे जाना था। अगर जिनको ज़रूरत है, जिनको आता है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उन्होंने सर्चिंग पे जाना था, अपनी नोटबुक को अपडेट करना था। यही सारे काम हम इंशाल्लाह कल करेंगे और फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शंस के बाद हमने फंक्शंस को भी जब हम देखेंगे तो वहाँ हम मुख्तलिफ डायमेंशंस को देख रहे होंगे। मैंने ट्राई ये किया है, कोशिश ये की थी कि कुछ सर्चिंग ऐसी हो जिससे शायद अभी आप लोग मेरे साथ अग्री ना करें, लेकिन थोड़े टाइम के बाद एटलीस्ट मुझे 3 वीक्स दें जिसमें मैं प्रूव कर पाऊँ लाइक जो मैं कह रही हूँ उसकी एक वैलिड कॉन्क्रीट रीजंस हैं कि हम अगर ऐसे जाते हैं कि ऐसे कोड्स में जाते हैं जिन कोड्स को जैसे नंपाई को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स या लंबे लंबे कोड्स को समझते हैं। वो जो इंटेंशन होती है ना, जो वो कोड्स बनाता है उसकी इंटेंशन ये होती है कि आपको नंपाई भी आ जाए और थोड़ी बहुत आपकी कोड की प्रैक्टिस भी हो जाए, और वो माशाल्लाह सारे पीएचडी लेवल के लोग होते हैं। लेकिन मैं स्टिक ऑन रहना चाहती हूँ एक टॉपिक के, तो मैंने बहुत एक सिंपल सी चीज़ को निकाला है कि जिसमें कोड भी बहुत ज़्यादा ना हो और नंपाई के फंक्शंस को हम एब्जॉर्ब कर लें, ताकि हमें जब उस फंक्शन को कहीं पे भी अपने लाइक मॉडल में यूज़ करना हो तो हमारे जहन में वो चीज़ कोड की कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, बल्कि उस लाइन की ईजीएस्ट वे आए कि हम तो ये तो बहुत ही ईजी कोई चीज़ थी, तो हमें लाइक डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमने उसकी असली फंक्शनैलिटी तक रहना है। तो दैट्स वाई मैंने एक बहुत ही आसान से कुछ वीडियोस हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने निकाली हैं, और हम उनको थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे कि जैसे 15-10 मिनट उसको दें और एवरी 1 मिनट हम उसको रोक के और फिर उसके ऊपर डिस्कस कर सकें, जो चीज़ें समझ ना आई हैं उनको समझ सकें और अपनी सर्च हिस्ट्री में उन उन चीज़ों को डाल सकें, अगर तो स्टूडेंट्स को वो चीज़ नहीं आती तो। और उसके बाद अपनी जो नोटबुक्स जो भी आपके पास हों उनको आप अपडेट कर सकें, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने से वो चीज़ याद रह जाएगी। देन जब हम एक्चुअल वर्क और एक्चुअल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें मेमोरी हमारी रिकॉल होगी और हम उन्हीं चीज़ों को जो है वो ऊपर लेके आएंगे और उनसे काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। आपका क्लास का टाइम जो है वो एंड हो गया। थैंक यू क्लास सर, टाइम का वेरी खत्म हो वेल गया है। एक्सप्लेन्ड। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, अच्छा सर जफर के इस मामले में ये बात थी कि 12 बजे रखने का फायदा ये है कि 1 बजे कोई स्लॉट है नहीं, तो अभी तो हम बहुत सिंपल चीज़ों को बहुत सिंपलेस्ट वे में लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर आगे कोई ऐसे टॉपिक्स होते भी हैं तो मे भी शायद ये 1 बजे वाला स्लॉट किसी को दिया नहीं जाएगा ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। तो लेकिन लेट्स सी, अभी हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और होप फॉर गुड we will enjoy and connect tomorrow at the same time. इंशाल्लाह Allah Hafiz. इंशाल्लाह। अल्लाह थैंक यू जी, Inshallah. अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz.